हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हिस्ट्री की क्लासों में मौर्य काल अभी तक पढ़ाया जा रहा था, तो मौर्य काल पूरी तरीके से और भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे, आज जो हम लोग बात करेंगे जिस वंश के बारे में, वो है गुप्त वंश, है ना। गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही विस्तारित साम्राज्य था, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बहुत ही शुरुआत से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत से पढ़ाई है। तो यूपीएससी ज्ञानदायिनी के चैनल में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो आप लोग पूरी हिस्ट्री की क्लासें देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और ये जो क्लासें चल रही हैं वो मोस्टली आरओ के पर्पस को देखते हुए चल रही हैं। तो आप लोग जाइए और उन क्लासों को देखिए, और उन क्लासों को देखने के बाद फिर आप लोग पीवाई को सॉल्व कीजिए। उससे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों से। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक जो है, जो नया टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं, और वो टॉपिक है गुप्त वंश, है ना। चलिए गुप्त वंश, आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उस टाइम पे उदय हो रहा था। कई छोटे छोटे राज्यों का, जैसे लिच्छवी वंश, अभीर वंश, कुरिंद वंश, इन सारे राज्यों का उत्तर भारत में उदय हो रहा था। लेकिन ये सारे राज्य कैसे थे उस टाइम पे? तो ये सारे राज्य छोटे छोटे राज्य थे। इन्हीं राज्यों के बीच में एक बहुत ही विस्तारित साम्राज्य, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशालतम साम्राज्य का जो उदय हुआ है उसका नाम है गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश, गुप्त वंश के बारे में बात करें तो इसके विषय में विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं कि ये जाट जाति के थे, किसी ने कहा ये क्षत्रिय जाति के थे। तो विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों से इनको अलग अलग अपनी अवधारणाओं से इनको व्यक्त किया है कि किस जाति के थे, ये कैसे थे। लेकिन मोस्टली विद्वानों ने इनको वैश्य माना है। कि गुप्त जो है वैश्य होते थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वही गुप्त वंश के बारे में शुरुआत करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो हैं श्रीगुप्त, है ना। कौन थे? श्रीगुप्त। तो चलिए श्रीगुप्त के बारे में हम लोग बात करते हैं। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है। ये इनके संस्थापक माने जाते हैं। कौन? श्रीगुप्त। इन्होंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया है, कुछ ज्यादा खास काम तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, जो उपाधि थी महाराजा की। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी इन्होंने, है ना। किसकी उपाधि धारण की थी इन्होंने? तो इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इनके बाद जो शासक हुआ घटोत्कच। इनके बाद कौन सा शासक हुआ? इनके बाद जो शासक हुआ वो हुआ घटोत्कच। ये श्रीगुप्त के बाद का शासक है। गुप्त वंश का दूसरा शासक है घटोत्कच। इसने भी कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसने कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महाराज, क्या हो रहा है आज? महाराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराज की उपाधि धारण की थी।
महाराज की उपाधि धारण की थी। और फिर उनके बाद घटोत्कच शासक बना और इसने भी महाराज की ही उपाधि धारण की है। ठीक है, इसने भी महाराज की ही उपाधि धारण की है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो जाता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाधियों को हम इतना ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है, क्योंकि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा मेन उपाधियां ही हैं कि किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की है, और बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा आगे चल के। तो इसलिए आप लोग बहुत ही क्लियरली तरीके से याद रखिएगा कि श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की है और घटोत्कच ने भी महाराज की ही उपाधि धारण की है। ठीक है, आगे शासक की हम बात करें, गुप्त वंश के आगे शासक की बात करें तो आते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया था? इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था 319 ईस्वी में, है ना। इन्होंने अपना राज्याभिषेक, क्या हो रहा है आज, 319 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। और कब तक? 335 ईस्वी तक। कब तक? 335 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया था। कहां पे? गुप्त वंश में। ठीक है, 335 या 334 यही इनका टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, 334 से 335। तो गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में क्या कराया था? अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो 319 ईस्वी में जब इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था तो इन्होंने किस संवत की शुरुआत की थी? तो इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि थी इनकी? महाराजाधिराज, ये इनकी क्या थी? उपाधि थी। आप लोग उपाधियां बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वंश में सबसे मोस्टली महत्वपूर्ण जो है वो इनकी उपाधियां भी हैं। इनकी उपाधियों के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाले आते हैं। मोस्टली कंफ्यूजन यही होता है कि महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। और इसके संस्थापक के बारे में भी जो है बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो इसका स्थापना इस वंश की किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी। और इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर बात आए कि वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और स्थापक और जो है इनका जो इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो श्रीगुप्त थे। और वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? जो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो जिस वंश की शुरुआत करता है उसको संस्थापक माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक उसको माना जाता है जो अपने राज्य का अच्छे से विकास कर सके, चारों तरफ अपने राज्य की कीर्ति, मतलब कि विजय करे और अपने राज्य में शामिल करे, अपनी प्रजा को अच्छे से रख सके, उसको एक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जहां पे एक राजा का स्थायी शासन बन जाता है उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो चंद्रगुप्त कौन था? वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, जिसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज थी। इसे 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और जब राज्याभिषेक करवाया तो उस टाइम पे इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, उपाधि इसकी महाराजाधिराज थी और ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और एक बात, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। किसने? इसी ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक, कुमार देवी
कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। इससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। ठीक, चलिए आगे शासक की बात करें हम गुप्त वंश में, तो आगे जो शासक हैं वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने चर्चाएं सुनी होंगी, है ना। समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, इसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई है? तो वो समुद्रगुप्त को ही दी गई है ना। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त निर्विरोध शासक बना और इसने धीरे धीरे अपने शासन में पकड़ बनाई। पहले अपने स्थान पर, अपने आसपास के क्षेत्रों में पकड़ बनाई अच्छे से, और फिर इसने क्षेत्रों को, राज्यों को विजित करना आरंभ किया। इसने सोचा कि अपने राज्य का विस्तार किया जाए, तो फिर इसने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और विजय प्रारंभ कर दी। तो इसके विजय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो समुद्रगुप्त है, ये इसके शासनकाल में एक सिक्का चला था, है ना। ये अपने सभी राजा अपने शासनकाल में सिक्का चलाते हैं। तो इसके सिक्के में कांच, एक कांच जो है, कांच शब्द उत्कीर्ण था। तो उस कांच सबसे अनेक विद्वानों का मत है कि कांच, कई विद्वानों का मत है कि कांच जो है, जो एक कांच नाम है वो समुद्रगुप्त का दूसरा नाम है। लेकिन कई विद्वानों का मत है कि कांच जो शब्द है ये इसके भाइयों का नाम है, और कहते हैं कि ये अपने भाइयों को पराजित करके अपने इसने शासन यानी कि गद्दी ग्रहण की थी, अपने गुप्त वंश की गद्दी ग्रहण की थी अपने भाइयों को पराजित करके। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इसके भाइयों को इसने पराजित किया या मारा है, लेकिन ये विद्वानों का मत है ना। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का महान शासक था। महान शासक इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने अपने राज्य का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया था, है ना। इसके विजय की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक थी, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। तो चलिए बात करेंगे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने अपने राज्य, अपनी जो गद्दी है उसको निर्विरोध ग्रहण करके उस पर अच्छे से पकड़ जमा के जब इसने विजय करना स्टार्ट किया, विजय शुरुआत की, मतलब कि बहुत सारे राज्यों को जब इसने विजय करने की सोची और जब विजित करने लगा, तो इसके कई विजयों की जो साक्ष्य है, कई विजयों के जो साक्ष्य हैं, उसके साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं, है ना। कहाँ मिलते हैं? इसको हम अलग लिखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग पहले बात करें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। हरिशेर कोई इनके शासनकाल में मामूली इंसान नहीं था। हरिशेर गुप्त वंश में उस टाइम पे, समुद्रगुप्त के टाइम पे बहुत सारे 4 विभागों का वो खुद ही 4 विभागों को संभालता था, है ना। 4 विभागों को वो अकेले खुद ही संभालता था। तो हरिशेर एक मामूली इंसान नहीं था, ना कोई एक विभाग को संभालता, वो एक साथ 4 विभागों को संभाल रहा था। तो इसने, हरिशेर ने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है और किस शैली में की है? चिंपू शैली में की है। किस शैली में? चिंपू शैली। चिंपू शैली किसको कहा जाता है? चिंपू शैली किसको कहा जाता है? जब गद्य और पद्य को सम्मिलित रूप से लिखा जाए तो उसको चिंपू शैली कहा जाता है ना। जब गद्य और पद्य के सम्मिलित रूप को
सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? चिंपू शैली कहा जाता है ना, चिंपू शैली कहा जाता है। हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है और इसने चिंपू शैली में जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो हम लोग अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। समुद्रगुप्त की जो पहली विजय थी, आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय बोलते हैं उसको। समुद्रगुप्त की पहली विजय को क्या बोलते हैं? आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय। जब इसने आर्यावर्त की विजय की तो इसने एक बार में आर्यावर्त की विजय नहीं की, इसने 2 बार आक्रमण किया। और पहली बार जब उसने आक्रमण किया तो पहली बार में उसने 3 राज्यों को जीता, और जब दोबारा आक्रमण किया तो दोबारा में उसने 9 राज्यों को जीता था, है ना। तो दोबारा जब उसने 9 राज्यों को जीता तो जो पहला आक्रमण था उसका, जब पहली बार आर्यावर्त की विजय का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में दिया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में पहली विजय का वर्णन जो है 13वीं और 14वीं पंक्ति में, 14वीं पंक्ति में, 13वीं और 14वीं पंक्ति में वर्णन है किसका? तो आर्यावर्त की प्रथम विजय का, आर्यावर्त की प्रथम विजय का। प्रथम विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में है? तो 13वीं और 14वीं पंक्ति में है। और दूसरी विजय का वर्णन किस पंक्ति में है? तो दूसरी विजय का वर्णन जो है 21वीं पंक्ति में है, ठीक है। दूसरी विजय का वर्णन 21वीं पंक्ति में है, 21वीं पंक्ति में है। 21वीं पंक्ति में दूसरी विजय का वर्णन है। दूसरी बार विजय का वर्णन है। दूसरी बार कितने राज्यों को विजित किया था? तो दूसरी बार इसने 9 राज्यों को विजित किया था, 9 राज्यों को विजित किया था। और पहली बार कितने राज्यों को? तो पहली बार 3 राज्यों को विजित किया था, पहली बार 3 राज्यों को विजित किया था। तो समुद्रगुप्त ने पहली विजय कौन सी थी? आर्यावर्त की विजय थी। आर्यावर्त की पहली, उसने 2 बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया। तो पहली बार आक्रमण किया तो उसने 3 राज्यों को विजित किया। तो पहला आक्रमण जो पहले बार विजय किया था तो उस विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में 13वीं और 14वीं पंक्ति में है। और जो दूसरी बार विजय किया तो दूसरी विजय का वर्णन जो है 21वीं पंक्ति में दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, है ना, ठीक है। दूसरी बार 21वीं पंक्ति में दिया गया है। और इसने इस आर्यावर्त की विजय को जीत कर क्या किया? छोड़ दिया? छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने क्षेत्राधिकार में कर लिया था। अपने क्षेत्राधिकार में ही आर्यावर्त के सारे क्षेत्रों को रखा था, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करें दूसरी विजय की, तो दूसरा है दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ की विजय, है ना। दूसरी विजय जो है वो है दक्षिणापथ की विजय। इसने दक्षिणापथ का विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में है? तो दक्षिणापथ का जो वर्णन है वो 19वीं और 20वीं में है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन मिलता है ना। 19वीं और 20वीं, यूं आप लिख लीजिए। 19वीं और 20वीं पंक्ति में किसका वर्णन मिलता है?
दक्षिणापथ का वर्णन मिलता है। दक्षिणापथ की जो विजय हुई थी उसका जो वर्णन मिलता है वो आपको 19वीं और 20वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। ठीक है, दक्षिणापथ की विजय को इसने क्या किया था, सारे क्षेत्रों को जाके विजित कर लिया था और फिर उस पर क्षेत्राधिकार नहीं किया था, बल्कि विजित करके उन्हीं को वापस कर दिया था, है ना। ये नहीं कि उन पर अपना शासन जमाए, बस उन्हीं को वापस कर दिया था। और क्या किया था इसने कि उनसे थोड़ा बहुत कर लेता रहता था। ठीक, तो उसको अपने पूर्णता हक में नहीं किया था, बल्कि उनको राज्य को जीत करके उनको पुनः वापस कर दिया था। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग आत्विक राज्यों की विजय। आत्विक राज्यों की विजय। आत्विक राज्यों की विजय का मतलब कहां से कहां तक? आत्विक राज्यों का विजय उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले में, जिले में बहुत सारे माने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश तक इसने क्या किया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इसने पूरे क्षेत्र में अधिकार किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक। कहां तक? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जबलपुर कहाँ है आपका? एमपी में। ठीक है, जबलपुर, है ना। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इसने क्या किया था, पूरा क्षेत्र विजित कर लिया था, है ना। तो ये आत्विक राज्यों की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में दिया गया है? तो आत्विक राज्यों की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी 21वीं पंक्ति में ही दिया गया है। 21वीं पंक्ति में 21वीं पंक्ति में दिया गया है। और आर्यावर्त की दूसरे चरण का जो विजय था वो भी 21वीं पंक्ति में। तो आर्यावर्त की दूसरी बार विजय का वर्णन 21वीं पंक्ति में और आत्विक राज्यों की विजय का वर्णन दोनों ही 21वीं पंक्ति में दिए गए हैं। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं उसके समीपस्थ क्षेत्र था, समीपस्थ क्षेत्र का जो उसने विजय किया था, जो उसके आसपास के क्षेत्र थे उसने उन क्षेत्रों को विजय किया और उन क्षेत्रों को उन्हीं राजाओं के हवाले कर दिया और उनसे बराबर उनसे कर लेता था और उनको राज्य में उनको प्रणाम करने के लिए आना पड़ता था। उनकी सारी आज्ञाओं, समुद्रगुप्त के सारी आज्ञाओं का पालन भी उनको करना पड़ता था। यूं मान लीजिए अधीनस्थ क्षेत्र थे वो, तो वो समुद्रगुप्त के अधीन वो उस क्षेत्र में राज्य करते थे, है ना। तो जो समीपस्थ क्षेत्र थे उनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में दिया गया है? तो उनका वर्णन 22वीं पंक्ति में दिया गया है ना। समीपस्थ राज्यों की विजय का वर्णन, राज्यों की विजय ये प्रयाग प्रशस्ति में 22वीं पंक्ति में दिया गया है ना। 22वीं पंक्ति में वर्णन किया गया है, कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में। ओके, तो यहाँ पे कई जो है, यहाँ पे असम का और उत्तर प्रदेश का कई क्षेत्र यहाँ पर इनका, अच्छा ये बताइए कि इनका जो है शासनकाल कहाँ तक था? इनका शासनकाल सबसे अधिक अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इतना क्षेत्र तो इनका ही मूलतः था, ये इनका मूल क्षेत्र था और बाकी फिर इन्होंने विजित किया है। ठीक है, इन्होंने फिर बाकी विजय किया है। तो आगे हम लोग बात करें इसके बारे में,
कहते हैं समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी का साक्ष्य कैसे मिलता है, क्योंकि इसके सिक्कों में इसको वीणा बजाते हुए चित्र का प्रतीक मिला है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये संगीत प्रेमी था, ये वीणा वादक था, यानी कि ये वीणा बजाना जानता था, इसलिए इसको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है ना। इसके शासन काल में वसुबंधु नामक एक बौद्ध विद्वान रहते थे। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वसुबंधु नामक इसके काल में वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान रहते थे, है ना। वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान किसके शासनकाल में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे। अब आइए इसके हम लोग सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे 6 प्रकार के जो सिक्के चलाए थे, तो इसके सिक्कों के बारे में हम लोग डिटेल से अच्छे से बात कर लेते हैं। चलिए समुद्रगुप्त के सिक्के। सबसे पहला सिक्का इसका अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। इससे ये प्रतीत होता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इससे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये जैसे जैसे राज्यों को विजय करता गया, राज्यों को विजित करता गया, वैसे वैसे इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, है ना। तो इसके सिक्के में पहला सिक्का कौन है, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, है ना। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का होता था इसके शासनकाल में। इससे ये प्रतीत होता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, है ना, अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। फिर अगला है गरुड़ प्रकार का सिक्का। इसके एक तरफ गरुड़ बना होता था। गरुड़ तो इसका राष्ट्रीय प्रतीक है इसके राज्य का। तो एक तरफ गरुड़ बना होता था। गरुड़ क्यों बना होता था, क्योंकि वो लोग वैष्णव समुदाय से आते, वैष्णव संप्रदाय के जो है मतावलंबी थे, वैष्णव संप्रदाय को ये लोग मानते थे। तो इन्होंने अपने सिक्कों में गरुड़ की आकृति बनवा रखी थी और एक तरफ राजा की आकृति बनी होती थी, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। अगला जो है वो है परशु प्रकार का सिक्का, है ना, परशु प्रकार का सिक्का। और कौन कौन से होते थे, और होते थे इसके व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का एक होता था। व्याघ्रहनन प्रकार का एक सिक्का होता था और अगला होता था वीणा वादन प्रकार का सिक्का, है ना। कौन सा, यहां लिखते हैं व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। और अगला कौन सा होता था, वीणा वादन प्रकार का सिक्का। तो ये टोटल 6 सिक्के हो गए। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का,
अश्वमेध प्रकार के सिक्के से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जैसे जैसे ये राज्यों को विजित करता गया वैसे वैसे इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। अगला जो सिक्का है गरुड़ प्रकार का। गरुड़ प्रकार का सिक्का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सिक्कों में एक तरफ गरुड़ का चिन्ह बना था। गरुड़ का चिन्ह क्यों बना होता है? क्योंकि ये वैष्णव धर्म के समर्थक थे। इनका राजकीय जो धर्म था ये वैष्णव धर्म ही था। तो क्या हुआ कि एक तरफ गरुड़ का चिन्ह होता था और दूसरी तरफ क्या होता था? दूसरी तरफ राजा की आकृति होती। धनुर्धारी प्रकार, एक तरफ धनुर्धारी, धनुष धारण किए हुए समुद्रगुप्त का चित्र होता था इस सिक्के में, और दूसरी तरफ अप्रतिरथा लिखा होता था। क्या लिखा होता था? अप्रतिरथा। दूसरी तरफ धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में। परशु प्रकार का सिक्का, इसमें परशुराम को आप लोग जानते हैं, जैसे वो फरसा लिए रहते हैं वैसे ही टाइप का ये लेके बैठा है, उसकी आकृति बनी हुई है परशु प्रकार के सिक्के में। व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का एक होता था, और वीणावादन प्रकार का सिक्का। वीणावादन प्रकार का सिक्का इसलिए क्योंकि ये वीणा प्रेमी था, ये संगीत प्रेमी था, इसलिए इसने एक वीणा प्रकार का सिक्का भी चलाया था। तो ये टोटल इसके 6 सिक्के हैं। कौन कौन से? अश्वमेध प्रकार का सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, और आपका है व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का, और जो छठा है वो है वीणावादन प्रकार का सिक्का। कौन सा है? वीणावादन प्रकार का सिक्का। अच्छा, इसके शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण बात है, इसने जब दक्षिणापथ की विजय की थी, दक्षिणापथ की विजय की थी, तो इसको धर्म विजय की संज्ञा दी गई थी। जब इसे जो है दक्षिणापथ की विजय की थी तो इसको धर्म विजय की संज्ञा दी गई थी। धर्म विजय की संज्ञा किसने दी थी? तो धर्म विजय की संज्ञा दी थी राय चौधरी ने। राय चौधरी जी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। धर्म विजय की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि इसने दक्षिणापथ की विजय की थी, दक्षिणापथ की विजय की है। और इसको क्या संज्ञा मिली है? और इसको संज्ञा मिली है कि ये नेपोलियन था भारत का, इसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। और ये उपाधि इसको किसने दी है? तो विसेंट स्मिथ ने दी है। किसने? विसेंट स्मिथ ने दी है। और कौन सी उपाधि दी है? तो भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है? तो वो समुद्रगुप्त को दी गई है। और किसने दी है? तो विसेंट स्मिथ ने दी है। तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त तक के शासनकाल तक आपका खत्म हो गया है। और आगे हम लोग जो बात करेंगे, कल बात करेंगे, वो कौन सा महान सम्राट होगा? वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम लोग कल बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हमारा ऐप है यूपीएससी ज्ञानदायिनी, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। और मिलते हैं फिर कल। चलिए ठीक है।